खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे छतरपुर से। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। छतरपुर में अपराधी दीपू जाटव के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। गुंडे का घर गिराने के साथ ही प्रशासनिक टीम यहां पर पहुंची और अपराधी दीपू जाटव के घर प्रशासनिक अमला पहुंचा है। घर गिराने की कार्रवाई लगातार जारी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छुई खदान में कार्रवाई चल रही है। पिछले कुछ दिनों पहले दीपू जाटव को गिरफ्तार करने जब पुलिस गई थी तो पुलिस पर दीपू जाटव के परिवार ने हमला कर दिया था। हमले में कई पुलिस वाले घायल हो गए थे और उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। दीपू जाटव के ठिकानों पर दबिश दी है और उसके मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे, तस्वीरें छतरपुर की है। जब पुलिस दीपू जाटव को गिरफ्तार करने उसके घर गई थी तब दीपू जाटव और उसके परिवार ने पुलिस वालों पर हमला कर दिया था। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए थे और उसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिल रही है। पुलिस की टीम में प्रशासनिक अमला भी शामिल है। फिलहाल घर गिराने की कार्रवाई, घर ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। और चलेंगे छतरपुर, बात करेंगे सहयोगी रणधीर सिंह परमार से। रणधीर, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है घटनाक्रम को लेकर? क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है फिलहाल दीपू जाटव के ठिकानों पर? तारीख 27 फरवरी को दीपू जाटव के ऊपर 10 पुराने मामले दर्ज थे जिसके लिए वारंट काटा गया था और 27 तारीख को सिविल लाइन पुलिस दीपू जाटव के घर जाती है और उसको गिरफ्तार करने, लेकिन वहां मौके पर दीपू जाटव ना मिलते हुए उसके परिवार के लोग पुलिस पर हमला कर देते हैं और इस मामले में 3 पुलिस वाले घायल हो जाते हैं। आनन फानन में दीपू जाटव की एक तरफ दीपू जाटव के परिवार वाले फरार होते हैं और वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पुलिस की टीम अपने पुलिस साथियों को लेकर अस्पताल पहुंचती है और वहाँ एक ही हालत में आज ग्वालियर रेफर किया जाता है। उसी मामले में आज 2 मार्च को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दीपू जाटव के बने मकान पर बुलडोजर चलाया है। क्योंकि दीपू जाटव उसका परिवार फरार है, अपने आप को हाजिर नहीं कर रहा है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने एक अल्टीमेटम जारी किया था और उस अल्टीमेटम के माध्यम से जब कुछ दीपू जाटव नहीं आता है तो उसके घर को गिराने की कार्रवाई की जाती है। ऐसा अगर हम बात करें तो वक्त छतरपुर में पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं। लगातार इस समय बुलडोजर का दौर चल रहा है। छतरपुर में अपराधियों के मकान गिराए जा रहे हैं। उन अपराधियों के मकान विशेष तौर पर गिराए जा रहे हैं जो अपराधी पुराने अपराधी होने के बावजूद भी लगातार अपराध में लिप्त नजर आते हैं, लिप्त पाए जाते हैं। उनके मकान गिराने की सुबह कार्रवाई की जा रही है। उसी दौर में आज सुबह दीपू जाटव के मकान को गिराने की प्रशासन ने पूरी तैयारी करने के साथ सुबह 5:30 बजे दीपू जाटव के पुलिस प्रशासन अमला, जेसीबी, तमाम प्रकार की मशीनें, डीजे और ढोल लेकर पहुंचते हैं और 5:30 बजे अपराधी दीपू जाटव का मकान गिरा देते हैं सुबह। ठीक है, बहुत शुक्रिया रणधीर परमार खबर को विस्तार से बताने के लिए। बातचीत करें तो फिलहाल यहाँ पर दीपू जाटव के ठिकानों पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। इधर नर्मदा किनारे घाट पर बैठे युवक युवती को हरकत करने पर टोकना एक साधु को महंगा पड़ गया। नाराज युवती ने साधु की चप्पल से पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो घाट पर बैठे लोगों ने मोबाइल फोन में कैद किया है जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि घटना को लेकर पुलिस में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। तस्वीर नर्मदापुरम की है। तो साधु के मना करने पर युवती भड़क गई और साधु की पिटाई कर दी। फिलहाल इस मामले को लेकर कोई शिकायत थाने तक नहीं पहुंची है। तो मामला नर्मदापुरम का है। युवती ने साधु को चप्पलों से पीटा है। तो युवक के साथ नर्मदापुरम में नर्मदा घाट पर युवती और युवक साथ में बैठे थे और इस बीच अश्लील हरकत करने पर जब साधु ने टोका तो उसके बाद युवती भड़क गई और साधु के मना करने पर भड़क गई और उसके बाद साधु के साथ मारपीट की है। फिलहाल कोई मामला थाने तक नहीं पहुंचा है। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब ग्वालियर की। आरक्षक की मां को गोली मार दी है। गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रॉपर्टी विवाद के चलते गोली मारने का शक है। फिलहाल फरार बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम जुट चुकी है। ग्वालियर के हजीरा थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो आरक्षक की मां को गोली मारी है। मामला ग्वालियर का। यह बड़ी जानकारी ग्वालियर से सामने आ रही है जहां पर गंभीर हालत में जय आरोग्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो मामला ग्वालियर का। यहां पर आरक्षक की मां को गोली मार दी गई। और चलेंगे ग्वालियर, बात करेंगे सहयोगी कर्ण मिश्रा से। कर्ण, क्या कुछ जानकारी हासिल हो पा रही है फिलहाल? क्या कुछ वजह निकलकर सामने आई गोली चलाने की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं मैं, हजीरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है जहां पर मॉर्निंग वॉक पर जो आरक्षक हैं राखी सिंह जो कि क्राइम ब्रांच में, उनकी मां
अरुणा जो बैस वहां से निकली थी, तभी अज्ञात लोगों ने उन पर गोली मारी और जो कि उनके शरीर के करीब से छूती हुई निकली। इसके चलते वो घायल हो गई। तत्काल उनको ग्वालियर के जयरोग अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जो उनसे पूछताछ की है, तो उन्होंने बताया है कि ये पूरा विवाद जो है वो प्रॉपर्टी को लेकर है। ऐसे में उनके जो भाई हैं, उन पर ही रिश्तेदार हैं, उन पर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके जरिए ही ये हमला उन पर करवाया गया है। बहरहाल पुलिस ने जो फरियादी हैं अरुणा बैस, उनके शिकायत पर जो अज्ञात व्यक्ति हैं और जो कुछ लोगों पर संदेह जताया है, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज करने की तैयारी पूरी कर ली है। तमाम सबूत एविडेंस जो है वो देख लिए गए हैं और क्योंकि पास में जो आसपास सीसीटीवी फुटेज है उनको भी पुलिस जो है खंगालने की कोशिश कर रही है, ताकि तमाम पुख्ता सबूतों के आधार पर जो लोग संदेही हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जल्द से उनको गिरफ्तार किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया कर्ण मिश्रा खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब शहडोल की, जहां अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। जिले में लगातार शराब तस्करों पर नकेल कसी जा रही है। जिला आबकारी अधिकारी सतीश कुमार कश्यप ने कहा कि आबकारी विभाग ने पिछले 8 महीनों में 1155 आपराधिक मामले दर्ज करके करीब 13,44,000 की देशी विदेशी शराब और महुआ को जब्त किया है। अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। आबकारी विभाग शहडोल द्वारा अप्रैल से जनवरी तक 1155 आपराधिक प्रकरण कायम किए गए हैं, जिसमें हाथ भट्टी मदिरा 4011 लीटर, लाहन मोहा लाहन जो है 12,914 kg, विदेशी मदिरा 271 लीटर, 13,44,747 रुपये हैं। और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं अब कांकेर की। कांकेर में कार बेकाबू होकर खंबे से टकरा गई। खंबे से टकराने के बाद कार आग का गोला बन गई और धू धू कर जलने लगी। कार का मालिक के अब तक कोई सुराग हाथ नहीं लग सके हैं। फिलहाल कांकेर के चारामा क्षेत्र का मामला, जहां पर कार में आग लग गई, कार खंबे से टकराई और उसके बाद कार आग के गोले में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कार जो है खंबे से टकराती है, उसके बाद उसमें भीषण आग लग जाती है। फिलहाल कार के ड्राइवर का कोई सुराग हाथ नहीं लग सका है, कुछ भी जानकारी सामने नहीं आई है। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। और चलेंगे रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्रवाई का आज दूसरा दिन है। अभिभाषण पर चर्चा होगी। सार्वजनिक जीवन में वो सक्रिय रहे। रायपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी की सेवाएं दी और 93 से लेकर 98 तक के विधानसभा में सदस्य रहे। भाटापारा विधानसभा मेरे बहुत मुखर व्यक्तित्व के धनी और बहुत बेलाग, बिना कोई लाग लपेट के वो हमेशा बात करते थे। सहकारिता क्षेत्र में उसके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश के विधानसभा में कई समितियों के सभापति के रूप में भी उन्होंने काम किया। नाबार्ड के चेयरमैन के रूप में उन्होंने काम किया। किसान कांग्रेस के प्रदेश के उपाध्यक्ष के रूप में, रायपुर जिला में सहकारी भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष, इफको और क्रिप्को के सदस्य, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी यूनियन के चयनित प्रतिनिधि आदि अनेक पदों पर उन्होंने काम किया और इस कारण से सहकारिता क्षेत्र में उसका गहरा अनुभव रहा है। अध्यक्ष महोदय बहुत लंबी बीमारी से जूझते रहे, लेकिन उस स्थिति में भी उसकी सक्रियता में कभी कोई कमी नहीं आई। आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाते रहे और भूतपूर्व विधायकों के भी वो संगठन को लेकर कई बार वो अध्यक्ष से और हम लोगों से मिलते रहे, उनकी समस्याओं को लेकर वो अवगत कराते रहे। उनके जाने से एक अपूर्णीय क्षति हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं दोनों सदस्य आदरणीय पुनीत राम साहू जी, आदरणीय राधे श्याम शर्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन 2 पूर्व सदस्यों के निधन का उल्लेख किया, मैं आपकी भावनाओं से अपनी भावनाओं को और अपने दल की भावनाओं को समाहित करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, सम्मानीय पुनीत राम साहू जी, राजिम विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। एक जनसेवक के रूप में वो जाने जाते थे और उनकी पृष्ठभूमि कृषक परिवार से थी। मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी कि पुनीत राम जी
किसानों के आंदोलन को लेकर के, किसानों की समस्या को लेकर के वे सदैव सक्रिय रहे, जागरूक रहे और अनेकों बार उन्होंने किसानों के, मजदूरों के, सर्वहारा लोगों के, आम आदमी की समस्याओं को लेकर बड़े बड़े आंदोलन का नेतृत्व किया। वे सड़क से सदन तक लगातार आम आदमी की समस्या को उठाते रहे। मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहता हूं कि बहुत कालखंड तक वो बिना चप्पल के चलते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे। उम्र के आखिरी पड़ाव में उन्होंने चप्पल पहनना शुरू किया। हम उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सम्माननीय राधेश्याम शर्मा जी, जो 93 से लेकर 98 तक भाटापारा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे और एक सहकारिता पुरुष के नाम से वो जाने जाते थे। सहकारिता के क्षेत्र में उन्होंने बहुत लंबे समय तक काम किया। सहकारिता आंदोलन की वो एक अग्रणी भूमिका वो निभाते थे और एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में उनकी ख्याति रही। हम पुनीत राम साहू जी को, राधेश्याम शर्मा जी को उनके असामयिक निधन पर अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। हम अपनी गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए मैं अपनी ओर से, अपने दल की ओर से दोनों को अपनी विनम्र श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शिवरतन जी शर्मा। माननीय अध्यक्ष जी, सदन आज जो दो विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, दोनों मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक रहे, पर दोनों के कार्य करने का ढंग बहुत अलग था। माननीय पुनीत राम साहू जी जितने सहज सरल, जैसा कि बताया गया, किसान पृष्ठभूमि से थे और जिस विधानसभा से वो आते थे वो विधानसभा क्षेत्र आदरणीय श्यामा चरण जी शुक्ल का क्षेत्र था। जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व स्वयं मुख्यमंत्री करते हो, उस क्षेत्र में विपक्ष में रहते हुए जनपद अध्यक्ष बनना, मंडी का अध्यक्ष बनना, विधायक बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। और ये सब कुछ उन्होंने प्राप्त किया अपनी सहजता, अपनी मेहनत के चलते, सरलता के चलते। उनकी स्थिति ये थी कि अभी 2 साल पहले मैं ब्रिजमोहन जी एक कार्यक्रम में गरिया बन गए, तो पुनीत राम जी को ब्रिजमोहन जी ने स्पेशल विशेष रूप से बुलाने के लिए भेजा। रास्ते में रुक गए तो पता चला कि पुनीत राम जी खेत में खातू खींचने गए, 78 साल की उम्र में। आखिरी तक सक्रिय रहे और मजाक में एक बात बोलते थे, भले मुख्यमंत्री के क्षेत्र है मोर राजिम का और मोर जी अपने मोर गांव कांग्रेस कभी नहीं जीता है। और वास्तव में बासिन उनके चलते हमेशा बीजेपी का गर्व रहा। और ऐसे सहज सरल व्यक्तित्व का जाना न सिर्फ राजिम क्षेत्र के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे प्रदेश के लिए हानि है। माननीय राधेश्याम जी शर्मा एक दबंग व्यक्तित्व के धनी, 2 बार उनके आमने सामने चुनाव लड़ने का अवसर आया। एक बार मैं चुनाव जीता, एक बार हारा उनके सामने। सहकारिता के क्षेत्र में भी 3 बार हम लोग आमने सामने भाटापारा में टकराए। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वो बेबाक बोलते थे। मध्य प्रदेश विधानसभा के वो सदस्य थे, माननीय दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे। एक बार दिग्विजय सिंह जी के लिए सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा था, ये सरकार अली बाबा और 40 चोर की सरकार। माने अपनी पार्टी के खिलाफ भी अगर उनको कोई बात नहीं जची तो बहुत स्पष्ट रूप से कहते थे। दूसरी उनकी विशेषता यह थी कि चुनाव के दौरान जितना वाद विवाद हो, चुनाव के निपटने के तत्काल बाद बहुत सहज ढंग से पहल करके बातचीत शुरू करते थे। मैं एक चुनाव लड़ रहा था और स्थिति ये बनी तनावपूर्ण की, उन्होंने गुस्से से मेरे पर रिवाल्वर निकाल लिया। पोलिंग थी उस दिन, पर जैसे ही 5 बजे मतदान खत्म हुआ और हमारी आमने सामने एक भेंट हुई तो मेरे को चाय पीने के लिए साथ बैठा लिया। हो गया, चुनाव निपट गया, विवाद खत्म हो गया। सहकारिता के चुनाव के दौरान एक बार काफी मारपीट भी हम लोगों के बीच हुई, पर जैसे ही चुनाव निपटा उसके बाद सारे केसों को हम लोगों ने बैठ कर हल किया। माने स्थिति यह थी कि चुनाव के दौरान जो हो, चुनाव के बाद मन में वो कोई बात नहीं रखते थे और चुनाव गई, चुनाव की बात गई, ये भाव उठे मन में रहते थे। और दबंग व्यक्तित्व था, क्षेत्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, विकास के लिए, और बहुत से काम उन्होंने भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में विकास के कराए हैं। माननीय अकबर साहब के तो परम मित्र थे वो,
मैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दोनों मृतात्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दे और परिवार को दुख सहने की क्षमता प्रदान करें। कोई बोलना नहीं चाहते तो मैं क्या बोलूं? मरकाम जी, आप बोलना चाहते हैं क्या? मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवारों के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों से के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा। और मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का चौथा दिन है। विधानसभा की कार्रवाई लगातार जारी है। प्रश्नकाल के साथ में कार्रवाई की शुरुआत हुई है। विधायक नारायण सिंह पट्टा ने आरोप लगाया, कान्हा नेशनल पार्क में बेकार काम किए जाने का आरोप लगाया है। समिति गठित करके कान्हा में किए गए कार्यों की जांच करवाने की मांग विधायक ने की है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। आज हंगामे के आसार और प्रश्नकाल से शुरुआत हुई है सत्र की। फिलहाल हंगामे के आसार लगातार जारी है। प्रश्नकाल से कार्रवाई की शुरुआत हुई है, सत्र की शुरुआत हुई है। बता दें आपको, विधायक ने कान्हा नेशनल पार्क में कई बड़े आरोप लगाए हैं। इसको लेकर जांच कराने की मांग यहां पर की गई है और अनियमितताओं का आरोप यहां पर साफ तौर पर लगा है। प्रश्नकाल से सत्र की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आज बजट सत्र का चौथा दिन है। ये बड़ी जानकारी राजधानी भोपाल से सामने आ रही है। फिलहाल नारायण सिंह पट्टा ने कान्हा नेशनल पार्क में खराब काम किए जाने का आरोप लगाया है और समिति गठित करके कान्हा में किए गए कार्यों की जांच की मांग यहां पर की गई है। कान्हा नेशनल पार्क में खराब काम किए जाने का आरोप लगाया विधायक नारायण सिंह पट्टा ने। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इधर राजधानी भोपाल में अब बाघ तेंदुए की मौत को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया है। वन मंत्री से मामले पर जवाब मांगा है। जीतू पटवारी के सवाल पर वन मंत्री ने जवाब दिया है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में शिकारी सक्रिय है, यह बात कही वन मंत्री विजय शाह ने। शिकार के मामले चिंताजनक है, हमने शिकारियों को पकड़ा है, हमारी कोशिश है कि मध्य प्रदेश फिर से टाइगर स्टेट बने, ये बात कही है वन मंत्री विजय शाह ने। तो विधानसभा में बाघ और तेंदुए की मौत को लेकर अब सियासत गरमाई है। वन मंत्री से पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सवाल पूछा है, सरकार शिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, ये बात कही है वन मंत्री विजय शाह ने। जीतू पटवारी ने यह मामला उठाया। बाघ और तेंदुए की मौत का मामला विधानसभा में गूंजा है। तो फिलहाल वन मंत्री ने उत्तर दिया कि मध्य प्रदेश में शिकारी सक्रिय हैं और उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार है, ये बात कही है वन मंत्री ने। और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने यह मुद्दा उठाया सदन में और वन मंत्री से सवाल पूछा है। प्रश्नकाल के दौरान जानवरों को बाहर भेजने का आरोप भी लगाया है। ये तमाम बड़े सवाल जीतू पटवारी ने खड़े किए हैं। तो वन मंत्री से पूरे मामले पर जवाब मांगा है। वन मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिकारी सक्रिय है, माफ कीजिएगा, शिकारी सक्रिय है। वन मंत्री ने जीतू पटवारी के सवाल का उत्तर भी दिया। इस बात का जिक्र किया कि हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे मध्य प्रदेश में शिकारियों पर, यह साफ तौर पर कहा है वन मंत्री ने। जानवरों को बाहर भेजने का भी आरोप यहां पर लगाया है जीतू पटवारी ने। तो तमाम बड़े मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश यहां पर कांग्रेस ने की है। कांग्रेस के विधायक पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने वन मंत्री विजय शाह से यह सवाल पूछा है। बाघ तेंदुए की मौत को लेकर इस मुद्दे को उठाया है और सवाल पूछा है मौत के आंकड़ों को लेकर। बाघ और तेंदुए की मौत के आंकड़ों को लेकर सवाल सरकार से पूछा है। वन मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिकारी सक्रिय हैं और उन पर सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, ये बात कही है वन मंत्री ने। तो शिकार के मामले चिंताजनक है, इस बात का जिक्र किया मंत्री विजय शाह ने। इस बात को स्वीकार किया कि हां, शिकारी सक्रिय है मध्य प्रदेश में और ये शिकार के मामले चिंताजनक हैं।
तो प्रदेश में बाघ और तेंदुए की मौत को लेकर सियासत गरमा गई है। विधानसभा में मुद्दा गूंजा है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। वन मंत्री से मामले को लेकर जवाब भी मांगा। वन मंत्री विजय शाह ने इसका उत्तर दिया। कहा कि मध्य प्रदेश में शिकारी सक्रिय हैं। जीतू पटवारी को सब हिसाब दिया जाएगा। कोई सब क्रिस्टल क्लियर है, कोई छुपा हुआ मैटर नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चीता प्रोजेक्ट में हमारे प्रधानमंत्री के सहयोग से इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन से हमने पूरा का पूरा पैसा लगभग 60 करोड़ रुपया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने स्पॉन्सर्ड किया है। ओपन जंगल है और लगातार हमारे अधिकारी कर्मचारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जिस तेजी से जानवर बढ़ रहे हैं, कुछ शिकारों की वारदातें हुई है, लेकिन उससे ज़्यादा हमने पकड़े हैं, सजाएं दिलाई है। केवल पकड़ना महत्वपूर्ण नहीं होता, उनको कोर्ट तक ले जाके सजा दिलाना महत्वपूर्ण होता है। इधर भोपाल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क होगा टाइगरों से गुलजार। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में टाइगर छोड़े जाएंगे। 10 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान टाइगर छोड़ेंगे। बांधवगढ़ से 3 टाइगर को लेकर 10 मार्च को सीएम शिवराज सिंह चौहान इन टाइगर को यहां पर छोड़ेंगे। वन मंत्री विजय शाह ने इसकी जानकारी दी है। बता दें, शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क अब टाइगरों से गुलजार होगा। सरकार इन टाइगरों को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में छोड़ेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम शिवराज खुद 10 मार्च को ये टाइगर माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है राजधानी भोपाल से। बांधवगढ़ से 3 टाइगरों को माधव नेशनल टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा। ये जानकारी वन मंत्री विजय शाह ने दी है। सीएम शिवराज टाइगरों को इस नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बांधवगढ़ से माधव नेशनल पार्क में टाइगरों को शिफ्ट किया जाएगा, छोड़ा जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। सीएम शिवराज खुद इन टाइगरों को बांधवगढ़ से लेकर आएंगे और शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व में छोड़ेंगे। 10 मार्च को सीएम शिवराज इन टाइगरों को छोड़ेंगे। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। वन मंत्री विजय शाह ने खुद इसकी जानकारी दी है। तो बांधवगढ़ से 3 टाइगर लेकर आएंगे और उसके बाद माधव नेशनल पार्क में, जो कि शिवपुरी में स्थित है, वहां इन टाइगरों को छोड़ा जाएगा। सीएम शिवराज खुद इन टाइगरों को छोड़ेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। शिवपुरी का माधव नेशनल पार्क टाइगरों से गुलजार होगा और सीएम शिवराज सिंह चौहान इन टाइगरों को छोड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो बता दें, 10 मार्च को सीएम शिवराज इन टाइगर्स को छोड़ेंगे। बांधवगढ़ से 3 टाइगर्स लेकर आएंगे सीएम शिवराज। उसके बाद इन टाइगर्स को छोड़ा जाएगा माधव नेशनल पार्क में। शिवपुरी माधव नेशनल पार्क, वहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत हो गए थे और टाइगर भी बहुत कम हो गए थे। अभी हम लोगों ने तय किया है माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 10 मार्च को हम लोग 5 टाइगर की हमने अनुमति दी है और वहाँ पे टाइगर 10 तारीख को छोड़े जाएंगे। संभावना ये है कि 5 एक साथ ना छोड़ते हुए हम 3 एक साथ छोड़ें और 2 फिर उनके बिहेवियर के बाद हम 2 और छोड़ेंगे वहाँ पे। तो अभी तक जो शिवपुरी में आसानी से टाइगर नहीं दिखते थे, मुझे लगता है कि एक बड़ी पहल, जैसे पन्ना में एक बार ख़त्म हो गए थे, लगभग ऐसा ही कुछ माधव नेशनल पार्क में हुआ है। तो उसको भी हमने अतिक्रमण मुक्त करके और माननीय मुख्यमंत्री जी और सिंधिया जी के पहल पर हम 10 तारीख को वहाँ टाइगर। तो 10 मार्च को सीएम शिवराज बांधवगढ़ से लाए गए 3 टाइगर्स को माधव नेशनल पार्क में छोड़ेंगे। शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में इन टाइगर को छोड़ा जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही। चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अमृतांशी जोशी से। अमृतांशी, एक बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। सीएम शिवराज अब माधव नेशनल पार्क में टाइगर्स को छोड़ेंगे। फिलहाल क्या कुछ तैयारी इस घटनाक्रम को लेकर? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को लगातार पूरी तरीके से टाइगर स्टेट बनाने की कवायद चल रही है, इसी कड़ी में 10 मार्च को शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क से 5 बाघों को छोड़ा जाएगा, जो कि मध्य प्रदेश के लिए हम कह सकते हैं एक बड़ी सौगात बन के आ रही है। क्योंकि देखिए, इससे कई चीजों का हम कह सकते हैं विकास होता है। जैसा कि वन मंत्री विजय शाह ने बताया कि जब टाइगर्स को छोड़ा जाएगा और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टाइगर स्टेट बनाने की कवायद तेज करे हुए हैं और टाइगर का कुनबा लगातार मध्य प्रदेश में बढ़ाया जा रहा है। इसी को लेकर वन मंत्री विजय शाह ने ये जानकारी
जानकारी दी है कि 10 मार्च को मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान खुद पहुंचेंगे शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क और वहां पर जो है टाइगर्स को छोड़ेंगे। देखिए, एक तरीके से ये जरूरी भी है, जैसे कि जानकारी सरकार के मंत्री द्वारा दी गई है, उनका ऐसा साफ तौर पर कहना है कि ज्यादा से ज्यादा टाइगर्स के कुनबा तो बढ़ाया जा ही रहा है, लेकिन टूरिज्म को देखते हुए जिस तरीके से लोग चीते देखने भी आएंगे तो शिवपुरी को एक टूरिज्म हब की तौर पर डेवलप करने के लिए सरकार ने नया प्रयास किया है। साथ ही साथ शुभम, मैं आपको बता दूं कि शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क में पहले कई बाघ हुआ करते थे, लेकिन जैसे कि पन्ना में हुआ था, एक टाइम पर पूरे जो बाघ थे वो वहां पर खत्म हो गए थे, लेकिन उनको दोबारा जो है स्थापित करने की कोशिश की गई और अब पन्ना में सबसे ज्यादा बाघ है और पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश की शान है। इसके चलते ये फैसला लिया गया है कि शिवपुरी को भी पन्ना टाइगर रिजर्व की तरह जो है दोबारा से स्थापित किया जाएगा। पहले यहाँ पर 5 बाघ छोड़े जाएंगे और कई सालों बाद इसको पूरा एक रिजर्व में तब्दील किया जाएगा, जिससे टाइगर्स का कुनबा मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ता जाए। क्योंकि देखिए, कई बार हमने देखा है, वन मंत्री ने खुद ही बात मानी, कई बार हमने देखा है कि कई वजहों से टाइगर की जो है मौत हो जाती है। तो इसके साथ साथ अब जो है काफी ज्यादा ध्यान भी रखा जाएगा, पूरी नजर रखी जाएगी और कॉलर की तैयारियां पूरी कर ली है सरकार ने और टाइगर का कुनबा प्रदेश में बढ़े, उसको लेकर लगातार कवायद भी जारी। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमदानशी, खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश के गरीब परिवारों को सशक्त करने के उद्देश्य से प्रारंभ की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। प्रधानमंत्री जी की प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अब तक लाखों लाभार्थियों को इस योजना से स्वयं का पक्का घर मिला है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से रोजगार के अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रदेश में 9,000 महिलाओं सहित कुल 51,000 से अधिक प्रशिक्षित राजमिस्त्री कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में 7,000 से अधिक राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। इंजीनियर के थ्रू जो ट्रेनिंग मिल रही है हमें, वो उसमें हमें काफी कुछ बारीक से बारीक सिखाया गया है।